नमस्कार, यह है पावर बूस्टर सीरीज में कक्षा 12 का अध्याय 12 पारितंत्र। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने एनसीईआरटी कक्षा 12 के अध्याय 12 पारितंत्र को अच्छी तरीके से पढ़ा है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें सही नहीं चुनना, गलत कथन चुनना है कि समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतया उल्टा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि समुद्र में क्या होता है। अगर हम जैव भार को देखें, समुद्र में जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं? पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जो संख्या में तो बहुत होते हैं लेकिन भार बहुत कम होता है। ठीक है, भार कम, तो भार बहुत कम है। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनता है, चूंकि बेस पर, हमेशा बेस पर कौन होना चाहिए? उत्पादक होना चाहिए। तो उत्पादक का भार बहुत कम है, इनसे ज्यादा तो मछलियों का है, इनसे ज्यादा और बड़ी मछलियों का है, तो उल्टा बनता है पिरामिड। तो ये सही है। कह रहे हैं समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है, तो जब उल्टा बनता है तो सीधा होने की बात ही नहीं, ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो हो गया। समीकरण जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी में आर किसे निरूपित करता है? देखो, एनपीपी क्या है? नेट प्राथमिक उत्पादकता, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर क्या है? श्वसन हानि है। जितने भी पौधे हैं वो सभी, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जो स्टार्च बनाते हैं वो सकल प्राथमिक उत्पादकता के अंतर्गत आता है। लेकिन पौधे अपने में भी तो ऊर्जा खर्च करते हैं, पत्तियों को बनाने, शाखा बनाने, श्वसन करने में, तो वो श्वसन हानि हो जाती है। अब जो स्टार्च की मात्रा उनमें बची है वो कहलाती है नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो जो उन्होंने बनाया था, मान लो 100 किलोग्राम बनाया था, उसमें से 10 किलोग्राम खा गए खुद, तो नेट कितना बचा? 90। ठीक है, तो श्वसन हानि होता है। आर क्या है? श्वसन हानि, ऑप्शन डी। घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए। देखिए, पोषी स्तर की बात करें तो प्रथम पोषी स्तर पर कौन आता है? बताओ जल्दी से। प्रथम पोषी स्तर पर कौन आता है? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे। बताओ द्वितीय पोषी स्तर पर कौन आता है? द्वितीय पोषी स्तर पर कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। इसके बाद कौन आता है? तृतीयक उपभोक्ता, सॉरी तृतीय श्रेणी, तृतीय पोषी स्तर। तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन आता है? मांसाहारी जीव। ठीक है, और उसके बाद चतुर्थ स्तर आता है, चतुर्थ पोषी स्तर, जो सबसे सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च मांसाहारी। ठीक है, तो देख लो, घास, घास क्या है? पौधा। उत्पादक कहाँ आएगा? प्रथम पोषी स्तर, लगा दो। अब पहले देख लो, सी का 4 है कहीं? वो पहले ही मिल गया, चुपचाप लगा दो, और किसी में ऑप्शन ही नहीं है। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता, अच्छा चलो और देख लो, बता दें नहीं तो पता चले। खरगोश क्या होता है? खरगोश किसे खाता है? खरगोश घास खाता है, तो इसे हम क्या लगाएंगे? द्वितीय पोषी स्तर। कौवा क्या होता है? खरगोश को खा सकता है, तो हम क्या लगाएंगे? तृतीय पोषी स्तर। और गिद्ध क्या होता है? चतुर्थ पोषी स्तर। देख लो, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होता है। गलत बात है। अभी आपने पढ़ा है कि जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है वो 100 किलोग्राम है, हानि होता है 10, तो जो बचता है एनपीपी वो है 90। तो कौन ज्यादा है? 90 कि 100? 100 ज्यादा है ना, यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा होता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सकल प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होता है, तो ये गलत हो गया। कह रहे सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, ये लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? उल्टा कौन होता है? जैव भार का पिरामिड समुद्र में। घास भूमि में संख्या का पिरामिड, गलत बात है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा होता है। वन में जैव भार का पिरामिड, गलत बात। समुद्र में जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित आंकड़ों में से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जा सकता है? कह रहे प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादक जो है वो 10 ग्राम है और प्राथमिक उपभोक्ता 60 जैव भार दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? जैव भार। और कह रहे हैं कि प्राथमिक वाला सबसे कम है यानी 10 ग्राम है, इससे ज्यादा तो प्राथमिक है और इससे ज्यादा द्वितीयक है। तो भैया उल्टा बन गया कि नहीं बन गया पिरामिड? और उल्टा कहाँ बनेगा? जैव भार के समुद्र वाले में। तो क्या लगाएंगे? संख्या का सीधा पिरामिड। सीधा तो बनेगा नहीं। ऊर्जा का पिरामिड गलत। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, इस बात को नोट कर लो मन में। कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता। जैव भार का पिरामिड अभी रोको। कह रहे जैव भार का सीधा पिरामिड, गलत बात है। जैव भार का कैसा? उल्टा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो चुपचाप आप सी लगा दीजिए, जैव भार का पिरामिड। किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? अधिकतम जैव भार किस पारितंत्र में होगा बताइए? वन पारितंत्र में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो क्या लगाएंगे? वन पारितंत्र, ऑप्शन ए। गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? देखिए, जो उष्ण जलीय वेंट होता है, वेंट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर सल्फर वगैरह रिलीज होते रहते हैं और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहां पर कौन जीवित रह पाते हैं? रसायन संश्लेषित जीवाणु ही जीवित रह पाते हैं, ऑप्शन सी। स्पर्धी अपवर्जन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गॉस ने किया था, अभी पिछले चैप्टर में पढ़े हो। नेक्स्ट, पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? एजी टेंसिले ने। नेक्स्ट, एक ही पर्यावास में रह रही विभिन्न जातियों के व्यष्टियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना है। एक ही पर्यावास में विभिन्न जातियों की व्यष्टियों, विभिन्न जाति है तो क्या बनाएगी? समुदाय, ऑप्शन बी। ठीक है, विभिन्न जातियां मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं और जीवीय और जैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करती है, ऑप्शन बी। एक ही पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है? एक ही पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी। नेक्स्ट, एक निश्चित समय में एक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? जीवित पदार्थ पोषण स्तर पर क्या कहलाएगा? खड़ी फसल कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। इंग्लिश याद कर लो, स्टैंडिंग क्रॉप। यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत 100 मोर को उपलब्ध होगी? यानी हमें मोर में निकालना है कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर, यानी इसके पास कितना है? 20 जूल। तो आपको पता है कि 10% लॉ लगता है, लिंडमैन का 10% लॉ। पादप से चूहे में कितना जाएगा? इसका 10%, कितना जाएगा? 2 जूल। फिर सांप को कितना जाएगा? इसका 10%, 0.2 जूल। फिर मोर को कितना जाएगा? इसका भी 10%, 0.02 जूल। क्या लगा दोगे? ऑप्शन ए। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है बताइए? आइडेंटिफिकेशन और इन्यूमरेशन उसकी प्रजातीय संगठन को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? स्तर विन्यास, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। एक जंगल में पादपों के स्तर विन्यास में शाक व घास का स्तर होता है। जंगल में अगर हम पादपों की बात करें तो शाक और घास सबसे छोटे होते हैं, तो सबसे निचले स्तर पर जाएंगे, फिर इनसे बड़े छोटे वृक्ष होंगे, फिर इनसे भी बड़े बड़े वृक्ष होंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? सबसे निचले स्तर पर होते हैं घास और शाक, क्योंकि सबसे छोटे प्राणी होते हैं। समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करता है कौन? समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर, कितना सौर निवेश मिल रहा है, सौर ऊर्जा कितना मिल रहा है, ताप का चक्र क्या है, दिन की अवधि क्या, उपरोक्त सभी लगा दीजिए। एक स्वच्छ जलीय तालाब के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जब जलीय तंत्र की बात आए तो वहां पर याद रखना प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो होते हैं पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जंतु प्लवक यानी जू प्लैंक्टन, ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट, सामान्यतः अपघटक किसे माने जाते हैं? अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक, ऑप्शन ए। गलत कथन का चयन करिए। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन दर निर्धारित करता है, बिल्कुल सही बात है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादक प्रकाश, सही है। नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है।
द्वितीयक उत्पादकता को उत्पादकों के नए कारण, गलत बात है, उत्पादक नहीं होता, यहां पर प्राथमिक नहीं दिया गया, द्वितीयक उत्पादकता दी गई है। द्वितीयक उत्पादकता का मतलब होता है घास को खाने वाला जो जंतु है, मान लो हिरन है, तो हिरन द्वितीयक उत्पादक बन गया, वो किसी और का खाना बनेगा। तो यहां पर उत्पादक नहीं कह के उपभोक्ता लिखा होता तो सही होता, ये गलत है लाइन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई जैव मात्रा कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई जैव मात्रा क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन ए। पारितंत्र में जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ऊर्जा के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? किलो कैलोरी मीटर पावर -2 या पावर -1। जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी में आर किसे व्यक्त करता है? अभी आपने पढ़ा है श्वसन हानि को। नेक्स्ट, संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग कितना आंका गया है? 170 बिलियन टन आंका गया है। अपरद क्या कहलाते हैं? प्राणियों पादपों के मृत अवशेष को कहते हैं। अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करने वाले प्राणी कौन है? केचुआ। अगर हम बात करें अपघटन की, तो आपको पता है अपघटन में 5 प्रमुख प्रक्रियाएं आती हैं। एक आता है खंडन, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है निच्छालन आता है, यानी लीचिंग। उसके बाद आता है आपका अपचयन, यानी कैटाबोलिज्म। और उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद आता है मिनरलाइजेशन। जो खंडन होता है वो कौन करता है? केंचुआ करता है, अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। निच्छालन में क्या होता है? जो जल में घुलनशील अकार्बनिक तत्व होते हैं वो घुलकर मृदा के नीचे चले जाते हैं। अपचयन में क्या होता है? जीवाणु कवक कुछ एंजाइम्स का स्राव करते हैं जो उसके कार्बनिक तत्वों को तोड़ता है। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का निर्माण होता है जो कि सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका जो अपघटन है वो बहुत धीरे होता है। ह्यूमिफिकेशन के दौरान ही मिनरलाइजेशन भी होता है, यानी खनिज तत्व मृदा में घुल जाता है। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा तंत्र में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण से अवक्षेपित हो जाते हैं? तो अभी बताए थे अकार्बनिक पोषक जल विलेय क्या होता है? निच्छालन में, लीचिंग प्रक्रिया में होता है। जीवाणुवीय कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी बताए थे, इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, कैटाबोलिज्म। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी कौन होता है? ह्यूमस सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए बहुत प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। स्वभाव में कोलाइडल होने के कारण ह्यूमस नाइट्रोजन के भंडार का काम करता है। गलत बात है, केवल नाइट्रोजन नहीं, पोषकों के भंडार का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए ही गलत है। गलत कथन का चयन करिए। गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, बिल्कुल सही बात है। निम्न ताप और अवायवीय परिस्थितियों में अपघटन की गति धीमी होती है, सही है। गहरे समुद्र के जलतापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक ऊर्जा मात्र स्रोत सूर्य, सही है। आपतित सौर विकिरण का 2 से 10% भाग, आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR को संदर्भित करता है। पादप प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना भाग ग्रहण करते हैं? अगर हम PAR की बात करें तो 50% टोटल सौर विकिरण का होता है, जिसमें से 2 से 10% भाग ही पादप इसका प्रयोग कर पाते हैं, ऑप्शन ए। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सदैव एक दिशात्मक होता है, यानी सदैव पौधे से ऊर्जा किसको ट्रांसफर होती है? शाकाहारी प्राणियों को, और शाकाहारी से मांसाहारी को। अब ऐसा तो कोई पेड़ है नहीं जो शेर को खा जाता हो, तो हमेशा एक दिशात्मक ही होगा, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में बताइए, शाकीय एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक होते हैं। जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? अभी बताए थे, पादप प्लवक, शैवाल भी और बड़े पादप भी, उपरोक्त सभी लगा दीजिए, ठीक। पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल प्रारंभ होता है। पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल है वो किससे प्रारंभ होता है? बताइए। खाद्य श्रृंखला सदैव पौधे से प्रारंभ होता है, ऑप्शन बी।
गलत कथन का चयन करिए। उपभोक्ता जो पादपों से आहार पूर्ति करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। सही है। एक पशु दूसरे पशु को मारकर खाता है, इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। सही है। प्राथमिक उपभोक्ता निश्चित ही मांसाहारी है, गलत बात है, शाकाहारी होंगे क्योंकि वो पादप को खाते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक मांसाहारी नहीं, प्राथमिक मांसाहारी कहेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता लेकिन प्राथमिक मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन सी। अपरद खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है, बताइए अपरद खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। अपघटक मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में किसके द्वारा तोड़ते हैं? बताइए पाचक एंजाइम्स द्वारा। नेक्स्ट, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण संसाधन, ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन कौन है जलीय पारितंत्र में? अपरद खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट, स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन, स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन अपरद खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं। सही है। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। सही है। उत्तरोत्तर पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। सही है। प्रत्येक पोषी स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए उच्च पोषी स्तर पर निर्भर करते हैं। गलत बात है, निम्न पोषी स्तर पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन डी। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा भी था, खड़ी फसल कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या ऊर्जा प्रवाह के किस नियम द्वारा प्रतिबंधित होती है? लिंडेमान का 10% नियम के द्वारा। पारितंत्र में प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है, कितना परसेंट? 10%। पढ़े हो लिंडेमान के 10% लॉ। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइए पिरामिड में आधार पर आप क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? उत्पादक। तो उत्पादक लगा दीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रत्येक पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्राथमिक उत्पादकता के बाद, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तृतीयक या सर्वोच्च भी कह सकते हैं इसे। तो क्या लगाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। गलत कथन का चयन करिए। पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि किसी प्रजाति का। बिल्कुल सही है। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकता है। बिल्कुल सही है। समुद्र में जयाभार का पिरामिड प्रायः सीधा होता है, गलत बात है, उल्टा होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में स्थान प्राप्त है। मृत जीवियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, मृत जीवियों को। बस ये था आपका कक्षा 12 का अध्याय 12 पारितंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद आता है आपका आखिरी अध्याय कक्षा 12 का, जो कि अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।